Excuse me, sir, your voice is not audible. हाँ हेलो। बीच में कुछ रुकावट आ रही है तकनीकी खराबियों के कारण, आवाज में कुछ रुकावट आ रही है। यस सर, क्लियर सर। आवाज आ रही है सर। पाठ का आरंभ करूं? यस सर, यस सर। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। गद्य शिक्षण के अंगों के बारे में मैंने चर्चा की थी। उसमें स्पष्ट रूप से मैंने बताया था कि उनके मुख्य 3 अंग हैं। वो एक है वाचन, दूसरा है व्याख्या और तीसरा है विचार विश्लेषण। वाचन के अंतर्गत मैं कहा था शिक्षक के द्वारा उस अनुच्छेद का सस्वर वाचन होना है जो आदर्श पाठ के रूप में होगा और उसके पश्चात विद्यार्थियों से उसी अंशों को अनुकरण वाचन करवाना है।
तो अनुकरण वाचन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह आपने आदर्श वाचन किया, शिक्षार्थी आपके अनुरूप ही अनुकरण करने की कोशिश करें। तो यह कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने जिस उपाधि को प्राप्त की है, बच्चे वहां तक नहीं है, फिर भी सामान्यतया आपको यह दिखाना है कि जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूं, उसमें सबसे प्रमुखतया है, वो प्रमुख बात है वो है उच्चारण। इसके बाद उच्चारण के बाद उचित आरोह अवरोह, यानी पाठ में जो गद्य पाठ है उसमें किस तरह की गति होनी चाहिए, किस तरह की गति के साथ विराम चिन्हों का भी ध्यान देना है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए भी ध्यान देना होगा। और अपने आदर्श वाचन के बाद विद्यार्थियों से अनुकरण करवाने की कोशिश करें। विद्यार्थी आपके द्वारा कहे गए उन अंशों का अनुकरण करेगा और आपके अनुसार उच्चरित शब्दों को वो ध्यान देगा। तो ये जरूरी आवाज उधर चल जाएगा। आवाज हमको नहीं पता, उसमें ऑप्शन ही नहीं है बंद करने का। देखो पर म्यूट कर दो, उधर से आवाज आ रही है थोड़ी। तो उसके बाद वाचन में अनुकरण वाचन जो होता है वो बच्चों के द्वारा दो तरह से, एक तो है जब आपने आदर्श वाचन सस्वर किया तो छात्र भी सस्वर अनुकरण वाचन करेंगे। पहले सस्वर अनुकरण वाचन के बाद आप उन्हें निर्देश देंगे, आप मोबाइल पे म्यूट कर दीजिए। हाँ सर ठीक है। हाँ म्यूट कर दीजिए आवाज। आप उन्हें निर्देश देंगे कि इन अंशों का जो गद्य पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं, जितना आपने आदर्श वाचन किया उन्हीं अंशों का वे मौन होकर वाचन करेंगे, वो चुप रह करके उन्हीं अंशों को पढ़ेंगे। बहुत मौन रखे, उनकी जो आवाज होगी बहुत धीमी होगी, क्योंकि पूरे क्लास में कक्षा में वो शोर बढ़ जाएगा। इसलिए वो मौन होकर के उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। और मौन वाचन का उद्देश्य यह होता है कि बच्चा यानी शिक्षार्थी उन अंशों के शब्दों को ध्यान से पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा अनुकरण वाचन के दो अंश होते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मौन वाचन क्या अभी होना चाहिए या बाद में। तो इसके दो पक्ष हैं। एक है कि अभी मौन वाचन जो हो रहा है वो केवल शब्दों को जानकारी के लिए, उनके अर्थों को जानने के लिए। लेकिन इसके बाद जो दूसरे पादान है गद्य शिक्षण के अंग, वो होते हैं व्याख्या। तो व्याख्या कौन करते हैं? वो शिक्षक करते हैं। मैं जिन अंशों को आपको पढ़ाना है, शिक्षक उन अंशों का वर्णन करेंगे, उन अंशों को समझाएंगे शिक्षार्थियों के बीच। अब समझाने का जो क्रम होगा वो सबसे पहला होगा कि उस गद्यांश को जिसको आपने आदर्श वाचन किया, उनमें शब्दों की व्याख्या सबसे पहले करनी पड़ेगी कि वो शब्द जो हैं उसके अर्थ को स्पष्ट करना पड़ेगा, सबसे प्रमुख बात। दूसरी बात उसमें ध्यान देनी है कि उस गद्यांश में मुहावरों या लोकोक्तियों का अगर प्रयोग है तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। और तब तीसरे अंश में उन पूरे वाक्य का जो है वो उस वाक्य में क्या बताया गया है, क्या उनके गुण है उस वाक्य का, उसको किस तरह से हमें हृदयंगम करना है, इन सारी बातों की व्याख्या शिक्षक के द्वारा की जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो दूसरे पादान में ये व्याख्या के अंश आते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया कि व्याख्या शिक्षक के द्वारा करने, सबसे पहले शब्दों की व्याख्या। अब शब्दों की व्याख्या करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगी, इसलिए किसी भी पाठ को कक्षा में प्रस्तुत करने के पूर्व यह निर्देश दिया जाता है कि आप लेसन नोट बनाइए, जिसको पाठ्यिका कहिए या पाठ योजना कहिए। तो उसका बनाना बहुत जरूरी है। उसमें वो स्टेप्स आपको खुद ढूंढ के लिखने होते हैं और पढ़ाने के क्रम में उन्हीं अंशों की ओर जाया जाता है। इससे आपकी बात जो आप पूर्ण करना चाहते हैं उसमें बहुत सहयोग होता है। इसलिए हम सभी को यह ध्यान देना है, शिक्षकों को खास के कक्षा में जाने के पूर्व पाठ योजना बनानी चाहिए, पाठ टिप्पणी बनानी चाहिए
और उसमें इन अंशों को ध्यान में देना चाहिए। तो जब आप शब्दों की व्याख्या करने के लिए बढ़ते हैं तो आपको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि शब्द मूल रूप से दो तरह के प्रयुक्त होते हैं गद्यांश में, खास गद्यांश की बात कर रहा हूँ। उसमें उपयोगी शब्द भी होते हैं, कुछ अनुपयोगी शब्द भी होते हैं। तो अनुपयोगी का मतलब ये नहीं कि लेखक ने बेकार के शब्दों को वहां डाल दिया है, ऐसा नहीं। उपयोगी शब्द जैसा शब्द है, ये पता चलता है कि उपयोगी जो उस मतलब उपयोगी शब्दावली में वह शब्द आते हैं जिनका विद्यार्थी बोलचाल में तथा अपनी रचनाओं में बार बार प्रयोग करते हैं। ये उपयोगी शब्द हैं, माने अपने बोलचाल में भी उन शब्दों का वो प्रयोग करता है, वो उपयोगी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। या रचना में जहां पर प्रयोग में लाया है, कोई ऐसा शब्द है जो बच्चे अपने सामान्य जीवन में प्रस्तुत करता है, विद्यालय जीवन में भी प्रस्तुत करता है, तो इस तरह के शब्दों को उपयोगी शब्द माना गया है। ऐसे शब्द उनके प्रयोग क्षेत्र के भीतर आते हैं, अतः ऐसे शब्द की भी भली भांति समझाने, वाक्यों में प्रयुक्त करवाने और याद रखवाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ध्यान देना यह है कि ऐसे शब्दों के लिए प्रत्येक छात्र के पास कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, और जिसमें वो उन शब्दों को लिखेंगे और उनके अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे। वो प्रतिदिन पढ़े हुए कठिन शब्दों का अर्थ सहित दर्ज करेंगे। यह काम तब दूषित हो जाता है जब छात्र इन शब्दों के अर्थों को रट्टा लगाने लगते हैं। अब जैसे कॉपी में बच्चे लिख लिए, उनको आप रट्टा लगाने से रोकिए। बच्चे को उस शब्दों से वास्तविक परिचय अगर आप करा देंगे तो बच्चे के दिमाग में मानस पटल पे वो अच्छी तरह से अंकित हो जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। तो वो रट्टा लगाने वाली प्रवृत्ति पुराने साहित्य, पुराने हमारे शिक्षा पद्धति में आते थे। आज रट्टा लगाने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए इस प्रवृत्ति को भी बच्चों में रोकना होगा। और कभी कभी ऐसे भी आपने देखा होगा, पुराने सीखे हुए शब्द को याद दिलाने के लिए और आवश्यकता अनुसार रचना में प्रयोग करने के लिए उस तरह के प्रयोग होते हैं। तो साधारण सा हो, रटने की प्रवृत्ति को हमें हमेशा त्यागने को सोचना पड़ेगा। ये हो गए उपयोगी शब्द। अब उपयोगी शब्द में ध्यान में मैंने क्या कहा कि वही शब्द जिसका प्रयोग बच्चा बोलचाल में भी करता है और वो शब्द आपके उस गद्यांश में भी हैं, ऐसे शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, रट कर नहीं, बल्कि उनको आपको खुद समझाना होगा कि ये उपयोगी शब्द हैं और उनको समझाने के लिए कौन कौन से अंशों को आपको देखना पड़ेगा। अनुपयोगी शब्द जो होते हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाठ में बेमतलब के आ गए, ऐसा नहीं है। अनुपयोगी शब्द वे हैं जो छात्रों की रचनाओं में काम नहीं आते, बल्कि केवल वाचन के काम में आते हैं। ऐसे शब्द या तो इतने उच्च स्तर के होते हैं कि उच्च कक्षाओं में भी विद्यार्थी उनका शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ऐसे जैसे संस्कृत के शब्द हो गए, तत्सम शब्द हो गए, जिनके बदले हमारे पास अधिक प्रयुक्त होने वाले तद्भव शब्द होते हैं। तो कभी कभी आप देखिएगा कि किसी गद्य में कुछ संस्कृत के शब्द आ जाते हैं, तत्सम रूप में हो या मूल रूप में। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे शब्द को केवल वाचन के रूप में बच्चा प्रयोग करे, पढ़ने के लिए, वाचन के लिए। अब उसके लिए वो ठीक उसी प्रकार का उच्चारण करे, इसकी जरूरत नहीं है। अब संस्कृत का कोई शब्द है तो बच्चा वो संस्कृत तो अभी देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप संस्कृत के शब्दों को उच्चारण रट्टा मत लगवाइए। संस्कृत के जो शब्द हैं, जो तत्सम शब्द हैं, उनका तद्भव रूप भी मिलता है हमारी हिंदी में, तो आप उन तद्भव रूपों से उनको परिचित कराइए। तो ऐसे शब्द को हम अनुपयोगी शब्द कहते हैं। इसके अलावा क्या है कि जैसे उसकी सहायता ले गद्यांश का तात्पर्य जानना चाहिए और वाचन शब्दावली में इनका प्रयोग होना चाहिए। अब शब्द में भी देखिए तत्सम, तद्भव, रूढ़, योगी, इस तरह के शब्द आपके मिलते हैं, तो उनकी व्याख्या करनी जरूरी है। तो इस तरह से उपयोगी अनुपयोगी शब्दों को आपको पहले पाठ योजना में बनानी पड़ेगी। अब जब ये बना लेंगे तो मैंने जैसा पहले कहा कि आप जब व्याख्या के अंश में आएंगे तो सबसे पहले शब्दों की व्याख्या करेंगे। अब शब्दों की व्याख्या कैसे करेंगे, यानी शब्दों को कैसे समझाएंगे? पहले तो आपको उपयोगी अनुपयोगी शब्दों को बांटना पड़ेगा। उसके बाद बांटने के बाद जो उपयोगी शब्द हैं उनकी चर्चा करनी जरूरी है। उसके लिए हिंदी गद्य शिक्षण में कुछ विधियां बताई गई। वो विधियां क्या है? तो सबसे पहले है एक उद्बोधन विधि।
तो उद्बोधन विधि में क्या होता है, उद्बोधन कराना माने बच्चों से ही उनके अर्थ निकलवाना, ये कराना होता है उद्बोधन विधि। अध्यापक यहाँ क्या करते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं न बताते हुए विद्यार्थियों से भिन्न भिन्न साधनों से उन्हीं से अर्थ उद्बोधित कराते हैं। तो विद्यार्थी क्या होता है, प्रत्यक्ष जो चीज देख रहा है उससे, अनुमान से या कल्पना से लाभ उठा करके उन शब्दों का अर्थ ढूंढने की कोशिश करता है। और ऐसा करने के लिए अध्यापक को कुछ साधनों का प्रयोग करना चाहिए अपने शब्दों के अर्थ को प्रस्तुत करने के लिए। तो साधन उसमें क्या है, जैसे एक है मूर्त वस्तु, जो वस्तु आपको दिखाई पड़ रही है। कुछ स्थान, जैसे इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें मूर्त वस्तु दिखाई, मान लीजिए पुस्तक है तो पुस्तक बच्चों के पास में है, पानी की बोतल है वो बच्चों के पास में है। तो उस तरह के शब्दों को दिखाने के लिए मूर्त वस्तुओं की सहायता लेनी चाहिए उसके अर्थ को समझाने के लिए, स्थानों को दिखाने के लिए, क्रियाओं को दिखाने के लिए, सामान्य व्यापार को समझाने के लिए ये ध्यान देना है कि इनकी सहायता से हम उनके शब्दों के अर्थों को स्पष्ट कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैं एक बता रहा हूँ, मूर्त जितने जो भी शब्द हैं, अब मान लीजिए कि कोई प्रत्यक्ष वस्तु है। अब पुस्तक का अर्थ समझाने के लिए क्या करना है, पुस्तक दिखा दिए, देखो पुस्तक का अर्थ क्या होता है, छोटा बच्चा भी है या जिस कक्षा का है तो ऊपर कक्षा में, छोटी कक्षाओं में, प्रारंभिक कक्षाओं में आपको उस पुस्तक को दिखाना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष वस्तु या मूर्त वस्तु को वहां दिखा करके उस शब्द को, स्पष्ट शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। दूसरी बात में बताया कि वो चित्र के माध्यम से, जैसे ऋषि शब्द है, अब ऋषि क्या होता है, कौन होते हैं, उसके लिए क्या है, आपको चार्ट के माध्यम से, आपको बोर्ड के माध्यम से, आपको मॉडल के माध्यम से ऋषि का अर्थ दिखाने के लिए ऋषि की तस्वीर लाइए और ऋषि की तस्वीर दिखाइए कि ऋषि होते कैसे। तो बच्चे के मन में ऋषि का जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। इस तरह के शब्दों को मूर्त रूप, अब ऋषि को कहीं पकड़ के आप ला नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। कोई मॉडल ऋषि के बने होते हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, उनको दिखा करके बच्चों को आप यह स्पष्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई वर्ग, जो वर्गाकार वर्ग जो है, जो वर्गाकार जिसको बोलते हैं, इसको समझाना है वर्ग क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्याम पट पर एक वर्ग बना दीजिए कि देखो ये वर्गाकार है, इसी को हम वर्ग बोलते हैं, जिसमें भुजाएं कैसी हैं वो उससे वो स्पष्ट हो जाएंगे। कुछ कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े क्लिष्ट महसूस होते हैं, जैसे एक संगम शब्द है। अब संगम में आप क्या बताएंगे, अब हम सभी को कुछ उसके लिए एक नए ढंग सोचना पड़ेगा। ये उद्बोधन विधि के द्वारा बच्चे ही खुद बताएंगे। जैसे पुस्तक देख करके आपने पूछा देखो ये क्या है, बच्चे कहेंगे सर किताब है या पुस्तक। पुस्तक शब्द अगर वहां पे है तो कहो देखो ये जो पुस्तक लिखा हुआ यही ये पुस्तक है, तो बच्चे उसको कभी नहीं भूलेंगे, रट्टा कभी लगाएंगे नहीं। उसी तरह ऋषि की तस्वीर आप दिखाएंगे तो ऋषि की एक छवि उसके माथे में बैठ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, वो भूलेगा कभी नहीं। अब मान लीजिए संगम शब्द है, अब संगम मतलब मिलना, तो ये मिलना बच्चा समझ रहा है क्या मिलना, तो इसको भी आप चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। चित्र बना हुआ हो जहाँ दो नदियों का मिलन दिखाई पड़े तो आप स्पष्ट कर देंगे देखो ये दो नदियां आके यहाँ मिली हैं, ये मिले हुए स्थान को ही संगम कहते हैं। तो बच्चा समझ जाएगा कि दो मिलने की जगह, दो मिलने वाली चीज, उसी को हम संगम शब्द कहते हैं। तो इस तरह शब्दों का अर्थ आप स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है, जैसे अगर क्रोध अर्थ है तो क्रोध को क्या दिखाएंगे ना, आप उसको क्रोध में किसी को मॉडल बना के दिखा सकते हैं, न चार्ट बना के दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या होता है कि इस प्रकार के शब्दों के अर्थ को समझाने के लिए स्वयं आपको एक नाटक, एक पात्र की भूमिका बनानी पड़ेगी। एक नाटक के पात्र के रूप में आपकी आंखें क्रोध से दिखाई पड़नी चाहिए, आपके भौएं तनी हो जानी चाहिए। तो इससे देखो मैं क्रोधी हूँ, क्रोध से भरा हूँ, तो अपने आप को दर्शाइए, बच्चा समझ जाएगा क्रोध का मतलब क्या है। तो ये सबसे है। अब मान लीजिए आप भाव को, भूल जिसको तो उसका अंग जाना है, तो अगर भाव को समझाना है तो आप भाव के को थोड़ा तरीर करके दिखाइए कि भाव कैसे हम दिखे, तो भाव शब्द को वो समझ लेगा। मतलब है कि कुछ शिक्षक को अभिनय शैली की भी प्रस्तुति करनी पड़ेगी। ये शिक्षक के गुण में बहुत बड़ी चीज है कि पाठ के अनुसार वो अपने को ढाल लेता है। जो शिक्षक पाठ के अनुसार अपने को ढाल लेता है
बच्चे उनके पाठ को बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, बहुत उत्साह से और बहुत चाव से सुनते हैं और समझते हैं। तो बच्चे के बीच जो एक कम्युनिकेशन है शिक्षक और छात्र के बीच, वो ज्यादा बढ़िया होता है। इस तरह कुछ मान लीजिए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहां पर मूर्त रूप नहीं दिखा सकते हैं, चित्र नहीं दिखा सकते हैं, वैसी जगह में उस शब्दों के लिए काल्पनिक स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर सत्यवादी है, सत्यवादी शब्द है, तो सत्यवादी को समझाने के लिए आप सारी चीजें जो बताया वो कोई आपको काम आने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, काल्पनिक कहानी के रूप में सत्यवादी हरिश्चंद्र की कुछ घटना की बता दीजिए, राजा हरिश्चंद्र के बारे में, वो कैसे सत्यवादी थे, सत्य के लिए उन्होंने क्या किया। तो बच्चा जो बैठा लेगा कि इस तरह का व्यक्ति जिसका चरित्र अपनी बात पर बहुत ध्यान देने वाला है, जो अपनी बात से हटता नहीं है, जो कभी झूठ बोलता नहीं है, वो तुरंत उस बात को ग्रहण कर लेगा। तो कभी कभी आपकी काल्पनिक कहानियों को भी आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे बलिदान शब्द है, तो बलिदान को समझाने के लिए क्या करेंगे, तो बलिदान के लिए तो करना नहीं किसी गर्दन कटवा दें या फोटो दिखा दें गर्दन कटी हुई, नहीं, आपको काल्पनिक कहानी सुनानी पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, देश की आजादी में अपने को बलिदान कर दिए। ऐसे लोगों का उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे बलिदान शब्द से भी परिचित हो जाएंगे। इस तरह के कई शब्द हैं। स्वार्थी है, तो स्वार्थी के बारे में समझिए, बहुत सारी कहानी आपने पढ़ी होगी, मित्रलाप में, संस्कृत में, हिंदी में भी आपने पढ़ी होगी, लालची के बारे में, स्वार्थी के बारे में। तो इस तरह से आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं शब्दों के अलावा विशेषणों, मुहावरों को। ये तो शब्द का कई तरह का प्रयोग उसमें है, उसके अनुसार आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, जो उद्बोधन बुद्धि से बच्चे ही खुद बताएंगे। एक उद्बोधन विधि पहली। अब विशेषण है या मुहावरा है, तो उनके क्रियाओं को समझाने के लिए स्वयं अपने आप को वाक्यों में प्रयोग करना पड़ेगा। कोई मुहावरा वाले शब्द हैं या विशेषण वाले शब्द हैं, उसके लिए आपको ये मूर्त रूप वो सब कुछ काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, आपको ऐसी स्थिति में वाक्य प्रयोग करके आप उनको शब्दों को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक शब्द मैं सोचता हूँ, एक निस्तब्ध शब्द है, निस्तब्ध का अर्थ समझाना है अगर आपको, तो क्या करेंगे, आपको एक वाक्य में उसको बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैं देखता हूँ एक वाक्य है, अंधेरी रात है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, सारा संसार चुपचाप सोया पड़ा है, निशा रानी भी सोई पड़ी है, ऐसी निस्तब्ध दिशा में दिखाने के लिए ऐसी निस्तब्ध निशा में मैं सहसा घर से निकला। तो ये क्या बताता है कि आपने वो निस्तब्ध शब्द का प्रयोग किया, तो वो प्रयोग से स्पष्ट हो जाएगा निस्तब्ध का अर्थ क्या है, क्योंकि वो रात्रि का वर्णन आपने किया, शांत वातावरण का आपने वर्णन किया। तो निस्तब्ध शब्द, इस तरह के कठिन शब्द जब आते हैं तो हमें वाक्य प्रयोग द्वारा भी उसके अर्थ को समझाना चाहिए। उसी तरह है मुहावरे। मुहावरे के लिए भी आपको जो पहले बताया गया उद्बोधन विधि, उन विधियों में आप नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं अगर, तो जैसे मान लीजिए कलम तोड़ना। अब कलम तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि कलम को आपने तोड़ दिया। अब क्या करना पड़ेगा, वाक्य के अनुसार में रमेश ने एक सुंदर कहानी लिखी है, कहानी के बारे में चर्चा कर रही है, एक सुंदर कहानी लिखी है, वाह क्या कहना, उसने तो कलम तोड़ दी, या रमेश ने कलम तोड़ दी, वाह रमेश ने कितना अच्छा काम किया, उसने कलम तोड़ दी। मतलब वाक्य से उसको स्पष्ट कीजिए कि रमेश ने इतनी अच्छी बात लिखी, उसके बाद ये प्रयोग है उसने इतनी अच्छी लिखी, कलम तोड़ दी। तो बच्चा स्वतः समझ लेगा कि कलम तोड़ने का मतलब होता है कि उनके द्वारा प्रयोग की गई बातें बहुत ही अच्छी हो गई, ये होती। तो इस तरह से आपको शिक्षक को इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको मैं ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझता। कान भरना है तो कैसे आप उसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे आप प्रयोग कर सकते हैं कि कई राम की कहानी सुनाइए कि कई ने कैसे राम के विरुद्ध में दशरथ के पास बात रखी, तो आप कहेंगे उन्होंने उसकी कान भर दी राम के विरुद्ध में। तो ये कान भरने का मतलब वो समझ लेगा बच्चा के कान में कुछ डालना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसके विरुद्ध में कुछ कहा जाना। तो इस तरह से अर्थों को प्रस्तुत कर देते हैं। तो उद्बोधन विधि जो है वो हर जगह कारगर नहीं होती है, लेकिन उस विधि की सहायता से बहुत सारी शब्दों के अर्थ आप समझा सकते हैं, जिसकी चर्चा मैंने की अभी जस्ट। आप अपने विवेक से भी
इसकी चर्चा करके अपनी अभिनय शैली से, अपनी वाक् पटुता से, आपके शब्द निर्माण की क्षमता से, वाक्य विन्यास की क्षमता से उसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी विधि की ओर चलते हैं, वो है प्रवचन विधि। अब प्रवचन क्या, जैसा शब्द प्रवचन बोलना, यदि शब्द का अर्थ कहीं से उद्बोधित नहीं होता है, छात्र नहीं कह पा रहा है उस शब्द का अर्थ, तो उद्बोधन में छात्र से ही कहवाना, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। जो भी आप बता रहे कान भरना है, उसका अर्थ आप नहीं बताएंगे। कान भरने के बारे में आप कहानी सुना रहे हैं केकई के बारे में, बताना आपको नहीं। फिर आप कहें देखो मैंने क्या बताया, तो बच्चे बोले हाँ केकई ने मंथरा ने केकई के कान भरी, या केकई आके दशरथ राजा के पास उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, तो वो बच्चा समझ लिया कान भरने में, तो उसने उसके विरुद्ध कुछ बातें बताई। तो इस तरह की बातें आती है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उद्बोधन विधि से उसके अर्थ प्रस्तुत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रवचन विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है प्रवचन विधि में कि सबसे पहले क्या है, जैसे कोई कठिन शब्द आ रहे हैं उसको पर्यायवाची शब्दों के द्वारा खुद स्पष्ट करिए, प्रवचन दीजिए पर्यायवाची शब्द को प्रस्तुत करके। जैसे मान लीजिए पर्यायवाची में बहुत सारे शब्द आते हैं, उनका प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए कमल है तो कमल से संबंधित दूसरे जो शब्द हैं उनको आप प्रयोग करके दो चार पर्यायवाची शब्दों का, यदि कमल का अर्थ ये होता है, पंकज है या पंकज का अर्थ कमल होता है, उनको चित्र के माध्यम से भी आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। वहां पे दोनों का सहयोग, लेकिन आपको खुद बताना पड़ेगा, आपको प्रवचन के द्वारा स्पष्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर उस मातृभूमि जैसे एक शब्द है, अब मातृभूमि के कठिन शब्दों की परिभाषा देना होता है, तो क्या बताएंगे मातृभूमि, तो वह भूमि यानी भू का वह भाग जो हमारी माँ के समान है, जिन्हें माँ की तरह ध्यान देते हैं। तो दूसरी तरह अगर हम उसी को थोड़ा सा शब्द को बदल दें मरुभूमि, तो आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं अपने प्रवचन के द्वारा कि वह भूमि जहाँ पानी नहीं हो, आपको बताना पड़े, इसी को मरुभूमि बोलते हैं। तो इस तरह से कठिन शब्दों की परिभाषा देकर के आप उसको बता सकते हैं। इसके बाद हम प्रवचन में अर्थ का विस्तार करके भी बता सकते हैं। अब जैसे कलिंग का विजयी वीर, कलिंग का विजयी वीर, अब क्या है, तो वह वीर जिसने कलिंग देश को जीता, अर्थात अशोक। अब कोई कह रहा है कलिंग विजयी वीर, तो ये कौन थे, तो आप कलिंग को जीतने वाला एक अशोक, सम्राट अशोक थे, उनके बारे में आप उनको बताएंगे तो बच्चे उन शब्द को जल्दी ही समझ लेंगे। और फिर उसके बाद हम कई तरह के इसके हैं, अनुवाद करके भी हम शब्दों को प्रवचन विधि से बता सकते हैं। आज आप जानते हैं कि अंग्रेजी के शब्द हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं, वो लगते ही नहीं है कि वो कहाँ से शब्द आ रहे हैं। तो जैसे